क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि एक माँ अपने बेटे को सिर्फ इसलिए मार देगी क्योंकि उसका बेटा उसकी तरह सुंदर नहीं दिखता? जी हाँ, आज का जो केस है वो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला है। वो माँ जो अपने बच्चों को 9 महीने तक कोख में रखती है, वही माँ अपने बेटे की जान ले लेगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। वजह सिर्फ इतनी, उसे बार बार ताने सुनने पड़ते थे कि उसका बेटा अपनी माँ पर नहीं गया है और वो अच्छा नहीं दिखता। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे हम सीरियल किलर भी कह सकते हैं। Hey everyone, this is Bhumi and today we are talking about a horrific case where a mom killed her own son because he was not beautiful enough. पूनम एक 32 साल की औरत जो हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, जो एजुकेटेड थी, मैरिड लाइफ जी रही थी, पर अंदर से एक ऑब्सेशन था जिसने उसे सीरियल किलर बना दिया। उसने 4 बच्चों की जान ली, इंक्लूडिंग उसका खुद का बेटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि उनकी पूरी फैमिली में सबसे सुंदर वही होनी चाहिए और कोई भी बच्चा उससे ज्यादा अट्रैक्टिव ना दिखे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये केस 2023 से 2025 तक चलता रहा। तो इसकी शुरुआत पूनम की शादी से होती है। पूनम की शादी नवीन नाम के लड़के से 2019 में हुई थी। नवीन एक सिंपल आदमी था जो एक फैमिली बिजनेस संभालता था। इनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है और तभी साल 2020 में पूनम एक लड़के को जन्म देती है। अब घर में भी बहुत ज्यादा खुशियां फैल गई थी। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, बट पूनम का एक सपना था, एक टीचर बनना। तो उसके लिए उसे आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, यानी कि बीएड। तो जब वो इस बात के लिए अपने घर वालों से पूछती है तो वो लोग उसे पूरा सपोर्ट करते हैं और उसे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए इनकरेज करते हैं। पूनम भी अपना बीएड कंप्लीट कर लेती है और टाइम बीतता जाता है। अब शुभम थोड़ा सा बड़ा होने लग गया था, बट सब लोग नोटिस करते हैं कि जो शुभम है वो अपनी मॉम पर नहीं गया है, वो उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। और यही चीजें लोग बार बार पूनम को सुनाने लगते, एक बार 2 बार। बट ये चीजें जब बार बार होने लग गई तो पूनम बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। उसे ये चीजें बार बार सुनने को मिलती थी। जहाँ कहीं भी फैमिली इकट्ठी होती वहां उसको ये सुनने को मिलता कि तुम्हारा बेटा तुम पर तो नहीं गया है और ये तुम्हारे जितना खूबसूरत भी नहीं है। इस चीज से पूनम बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, बट वो क्या करती, उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब 2023 आ चुका था, शुभम भी अब 3 साल का हो गया था और दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। तभी नवंबर 2023 में पूनम की ननद यानी कि नवीन की बहन अपने मायके आती है और वो अपने साथ अपनी बेटी इसिका को भी लाई थी। अब जब पूरी फैमिली एक साथ थी तो घर में ऑफ कोर्स खुशी का बहुत ज्यादा माहौल था। सब लोग इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। बट तभी एक दिन शाम को लोगों ने सुना कि पूनम बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रही है क्योंकि उसका बेटा शुभम और इसिका कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। वो उन्हें ढूंढने में थी बट वो कहीं मिलते नहीं है। सभी फैमिली वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। गली के अंदर पूछताछ की जाती है कि कहीं किसी ने उन 2 बच्चों को देखा तो नहीं, बट किसी ने भी उन्हें देखा नहीं था। जब सारी फैमिली वाले उन्हें ढूंढते ढूंढते घर की छत पर पहुंचते हैं तो उनके घर के छत पर एक टंकी होती है और वहां पर भी वो लोग चेक करते हैं और उसके अंदर उन्हें वो दोनों बच्चे तैरते हुए मिले, बट जिंदा नहीं, बल्कि उनकी लाश वहां पर तैर रही थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ पूनम उसी टाइम घर पर थी और अकेले भी थी। तो सभी लोग पूनम से पूछते हैं कि तुमने बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखा। सामने से पूनम ने ये कहा कि मुझे लगा कि दोनों बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते ये ऊपर चले जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। अब ऑब्वियसली सभी लोगों को यही लगा कि वो दोनों बच्चे खेलते खेलते टंकी में गिर गए होंगे, इसीलिए वो लोग ना कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ना उन बच्चों का पोस्टमार्टम। ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा छोटे थे तो इसीलिए घर के बड़े लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भी मना कर दिया था और उन दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पूनम भी इस हादसे से बहुत ज्यादा सदमे में जा चुकी थी और वो बहुत ज्यादा परेशान जाने लग गई थी। बट एक टाइम ऐसा आ गया कि वो सभी लोग इस दुख से बाहर आ गए। अब पूनम दोबारा से प्रेग्नेंट हुई और 9 महीने के बाद उसने एक और लड़के को जन्म दिया। फिर से उनके घर में खुशी का माहौल था और उनके मुताबिक ये बच्चा बहुत ज्यादा क्यूट था, शुभम से भी ज्यादा। और वो सोचती है कि फाइनली अब की बार उसे कोई भी ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे टाइम बीता और अब साल 2025 आ चुका था। पूनम का बच्चा अभी कुछ ही महीने का था, लेकिन पूनम प्लान बनाती है कि वो अब अपने मायके जाएगी। उसका अपने मायके जाने का काफी मन था क्योंकि वो बहुत टाइम से अपने मायके नहीं गई थी। उसने अपने पति को ये बात बताई और उसके पति ने भी हाँ कर दिया और इसी टाइम पर पूनम की ननद भी उनके घर पर आई हुई थी।
तो वो अपने बच्चे को अपनी ननद के साथ छोड़कर अपने मायके चली जाती है और बाकी लोग भी इस बात के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो अपने मायके सोनीपत जाती है और वहाँ वो अपने परिवार वालों से मिलकर अपनी दुख की बातें बता रही थी कि वो कैसे शुभम को बहुत ज़्यादा मिस करती है, लेकिन अब नए बच्चे के आ जाने से उसे उतना दुख नहीं होता। बेशक याद तो बहुत आती है, लेकिन अब वो क्या ही करे, जो होना था वो तो हो ही गया। त्योहार का टाइम था। पूनम की चचेरे भाई की बेटी भी वहाँ पर आई हुई थी, जिसका नाम जिया था। जैसे ही जिया सुनती है कि उसकी बुआ घर पर आई है, तो वो फटाफट उनसे मिलने आ जाती है। वो सभी लोग वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे। पूरी फैमिली एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। जो जिया है वो बहुत ज्यादा क्यूट थी, तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। सभी लोग उसकी क्यूटनेस देखकर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने में थे। ऑब्वियसली जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो हम उसे बिना डर करे नहीं रह पाते हैं। ऐसा ही बाकी लोगों के साथ भी हो रहा था। बट इस चीज से यहाँ पर एक इंसान को प्रॉब्लम हो रही थी और वो थी पूनम। पूनम इस छोटी सी बच्ची से भी जेलस हो रही थी कि कैसे लोग पूनम को छोड़कर उस बच्ची की तारीफ कर रहे हैं। अगेन पूनम के मन में यही आया कि जिन चीजों से वो पीछा छुड़ा रही थी 2 सालों से, वही चीजें दोबारा उसके सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ आते ही मायके में भी उसके सामने एक 6 साल के बच्चे की तारीफ की जा रही है। यहाँ आए हुए पूनम को सिर्फ 2-3 ही दिन हुए थे कि तभी एक दिन दोपहर के टाइम पर सभी लोग जिया को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो सुबह से कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। जिया के माता पिता ने आसपास में गली वालों से पूछा और वहाँ के सारे एरिया छान लिए, बट उनकी बेटी कहीं पर भी उन्हें नहीं दिखी। सभी दोस्तों के वहाँ फोन लगाया गया कि जिया कहीं पर तो हो, बट वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन शाम के टाइम पे जब सब लोग ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंचते हैं और उनकी छत पर भी एक पानी की टंकी थी, और जब ये लोग उस पानी की टंकी के अंदर देखते हैं तो जिया उन्हें वहां पर डूबी हुई मिली। जिया की मौत हो चुकी थी और मौत हुए कई घंटे बीत चुके थे। जिया की लाश को बाहर निकाला गया और यहाँ पर जिया के पिता को थोड़ा सा शक होने लग गया। उनको थोड़ा सा अटपटा तो लग ही रहा था कि पहले ही उनकी फैमिली में से 2 बच्चे टंकी के अंदर गिर के मर गए हैं और ये जिया अब तीसरी है। वो लोग जिया को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, बट वहाँ उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। वो लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी था। एक छोटी सी बच्ची जो पूरे परिवार में खुशियां लाती थी, अब वो उनके बीच नहीं रही। अंतिम संस्कार के बाद शोक वगैरह मनाने के बाद पूनम भी अपने ससुराल आ जाती है। अब टाइम था नवंबर 2025 और नवीन के मामा के लड़के की शादी थी। सभी लोग वहां जाने की तैयारी करते हैं। पूनम भी जोर शोर से शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। लोग खुश थे और साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। शादी का माहौल था तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे, यानी कि बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। और उन्हीं में से एक छोटी बच्ची जिसका नाम था विधि, वो भी वहां पर आई हुई थी। सभी बच्चे आसपास खेल रहे थे, तो उनमें से ही कुछ रिश्तेदारों ने विधि की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। अब ये तारीफ पूनम के कानों तक पहुंच चुकी थी। पूनम को थोड़ा सा अटपटा तो लगा, क्योंकि वो बार बार ऐसे दूसरे लोगों की तारीफें सुनना पसंद नहीं करती थी और वो फिर से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी इस बात से। अब ऐसे ही अगला दिन आता है, यानी कि शादी का दिन। लड़के की शादी थी तो ऑब्वियसली घर से बारात लड़की के घर जाएगी, तो सभी लोग बाराती के लिए तैयार थे। तभी एंड मोमेंट पर पूनम आकर अपने पति से कहती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो बाराती नहीं जा सकती और वो यहीं घर पर रुकेगी। नवीन जब ये सुनता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट वो उसे बोल देता है कि हाँ, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें वहां आने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं घर पर बैठकर आराम करो। क्योंकि पहले से ही घर पर बड़े बुजुर्ग लोग रुके हुए थे, घर में थोड़ा बहुत काम होता है, इसीलिए नवीन उससे कह देता है कि तुम भी उनके साथ ही रुक जाओ। अब बारात घर से निकलती है और सारे लोग दुल्हन के घर की ओर चले गए थे। पीछे कुछ रिश्तेदार बचे थे और कुछ बच्चे थे, जिनमें से विधि भी थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का वहां जाना उतना सेफ नहीं रहता, तो इसीलिए वो लोग भी घर पर ही रुके थे। 1-2 घंटे के बाद पूनम का नवीन को फोन आता है कि विधि यहाँ कहीं पर भी नहीं मिल रही, तो क्या कहीं वो तुम्हारे साथ उधर तो नहीं आई हुई है। नवीन भी विधि के पापा से पूछता है कि कहीं विधि आपके साथ तो नहीं है। वो लोग भी उसको वहां ढूंढते हैं और विधि उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती, तो वो लोग वापस घर को आ जाते हैं। गाड़ी तुरंत ही वापस इस शादी वाले घर पर पहुंचती है। सभी लोग मिलकर दोबारा से विधि को ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं भी नहीं मिल पा रही थी। सभी लोग आसपास के मकानों में, वहां जितनी भी गलियां थी उधर, और सब जगह ढूंढ लेते हैं,
बट इतना ढूंढने के बाद भी विधि का कोई पता नहीं चल रहा था। विधि के पापा जब विधि को ढूंढते ढूंढते ऊपर स्टोर रूम पे पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर वो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। वहां पर एक बाथटब था एंड गेस व्हाट, उस बाथटब के अंदर विधि का मुंह डूबा हुआ था। उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसका शरीर बाहर था और सिर्फ उसका मुंह बाथटब के अंदर था, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे सिर्फ मुंह से पकड़कर उस बाथटब में डुबा रखा है। अब ये माहौल देखकर सब लोग ऑब्वियसली डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी विधि के दादाजी वहां पर पहुंचते हैं, जो एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर रह चुके थे। तो वो सब लोगों को वार्न करते हैं कि कोई भी इस जगह पर हाथ ना लगाए और जल्द से जल्द वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वाले तुरंत ही छानबीन शुरू कर देते हैं और फैमिली वालों से पूछने लगते हैं कि अगर किसी को भी किसी भी इंसान पर शक है तो वो जरूर उन्हें इन्फॉर्म कर दे। अब ऑब्वियसली इस क्राइम सीन को देखकर हर कोई बता देगा कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि ये कत्ल हुआ है, क्योंकि पहली बात तो विधि उसके अंदर डूबी हुई नहीं थी और दूसरी बात विधि उसके अंदर डूब भी नहीं सकती थी क्योंकि वो एक छोटा सा बाथटब था। अब पुलिस वाले उन लोगों पर शक जताते हैं जो बाराती नहीं गए थे, यानी कि जो लोग घर पर थे। वहां पर एक बूढ़ी औरत पुलिस वालों को ये बताती है कि एक्चुअली सिर्फ सयाने लोग ही यहाँ पर रुकने वाले थे, बट एंड मोमेंट पर पूनम भी ये बोल देती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और वो यहीं पर रुकना चाहती है। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि दोपहर में उन्होंने पूनम के कपड़ों को आगे से गीला देखा और जब उन्होंने पूनम से पूछा कि तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हुए, तो पूनम उन्हें उस टाइम पर ये बताती है कि जब वो गर्म पानी कर रही थी तब उसके कपड़ों में पानी गिर गया था। बट दोबारा जब उससे ये पूछा जाता है तो वो ये कहती है कि उसके कपड़ों पर दूध गिर गया था, इसीलिए वो उन्हें साफ कर रही थी और तभी वो गीले हो गए थे। यहाँ पर उसने सिर्फ एक नहीं दो जवाब दिए थे और जिसकी वजह से पुलिस उस पर थोड़ा बहुत शक करती है और इस शक को कंफर्म करने के लिए वो लोग सीसीटीवी चेक करना शुरू कर देते हैं और किस्मत से एक सीसीटीवी कैमरा इस घर के दरवाजे को कवर कर रहा था। यहाँ पर पुलिस वालों को एक अजीब चीज दिखाई दी कि कोई बाहर का व्यक्ति घर के अंदर नहीं आया था। विधि घर में ही थी और घर के अंदर ही खेल रही थी, पर एक अजीब चीज उन्हें यहाँ पर ये दिखी कि विधि के पीछे बार बार पूनम लगी हुई थी और जहाँ भी विधि जा रही थी पूनम उसके पीछे पीछे ही जा रही थी। और जैसे ही उन्होंने ये सब चीज देखा तो तुरंत ही पुलिस को पूनम पर शक हो गया और वो लोग पूनम को पूछताछ करने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि इन सारी घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। हाँ, ये पूनम ही थी। 2023 से लेकर 2025 तक उसने ये सारे कांड किए थे और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। तो आओ जानते हैं इसके पीछे क्या रीजन था। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को आखिर उसने क्यों मार डाला। बात करते हैं 2023, जब पूनम का बेटा शुभम लगभग 3 साल का था और इसी का 11 साल की, और वो लोग एक साथ खेल रहे थे। अंदर सिर्फ पूनम थी जो बच्चों के साथ उस घर में अकेले थी। उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया चल रहा था। असल में वो अपनी खूबसूरती से इतनी ज्यादा ऑब्सेस थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे उसके सामने इशिका की तारीफ की गई और कैसे लोग उसे छोड़कर इशिका को खूबसूरत बोल रहे हैं। पूनम को लगता था कि उनकी पूरी फैमिली में से सबसे ज्यादा सुंदर सिर्फ पूनम ही है और लोग सिर्फ उसे ही खूबसूरत बोले। और इस चीज को बरकरार रखने के लिए उसने एक बहुत बड़ा घिनौना प्लान बनाया। जब शुभम और इशिका एक साथ खेल रहे थे तो वो इशिका को अपने साथ छत पर बुलाकर ले जाती है, जिसके बाद वो इशिका को टंकी पर चढ़ाती है और वहां से उसे धक्का दे देती है। इशिका टंकी के अंदर फड़फड़ा रही थी और ऊपर से पूनम उसे बड़े आनंद से देख रही थी। ये एक साइकोटिक बिहेवियर ही था कि उसने उतनी छोटी बच्ची को अपने हाथों से मारा और सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि वो उसे तड़पते हुए देखकर उसका आनंद भी ले रही थी। बट यहाँ पर एक अनयूजुअल चीज हो जाती है। शुभम यानी कि उसका बेटा उसे ये सारी हरकतें करते हुए देख लेता है, जिसे देखकर पूनम बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे डर था कि कहीं शुभम उसके बारे में सबको बता ना दे और वो इसके बाद जो करती है उस पर शायद आप लोग भी यकीन नहीं करेंगे। वो अपने 3 साल के बेटे को उसी टंकी के अंदर जैसे उसने इशिका को मारा वैसे ही शुभम को भी धक्का देकर मार देती है और फिर कामली वो नीचे आती है और मिरर के सामने खुद को देखकर खुद को निहारने लगती है और उसके मन में ये सेटिस्फेक्शन था कि हाँ, अब वो सबसे ज्यादा सुंदर है उनकी पूरी फैमिली में से। और ये बात यहीं पर रुक गई। किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, किसी ने कोई सवाल नहीं खड़े करे, इसीलिए पूनम का पागलपन बढ़ता रहा। अगली बार जब वो अपने मायके गई तब वहां पर भी वही सीन हुआ।
वो फिर से किसी छोटी बच्ची से जेलस हो गई और उसने जैसे इन दोनों को मारा वैसे ही उसने उस छोटी सी बच्ची को भी टंकी में डुबाकर मार दिया। और फिर से वो शीशे के सामने जाकर यही सब चीजें सोचने लगी कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और लास्ट विधि, उसके साथ भी वैसा ही हुआ, बट अब की बार टंकी में नहीं, एक छोटे से बाथटब में। और यही पूनम के पकड़ने का कारण भी बना। विधि को भी उसने वैसे ही मारा। वो उसको स्टोरेज रूम पर लेके गई, उसने उस टब में पानी भरा और विधि का सर पकड़कर उसने उस बाथटब में डुबा दिया। जब तक विधि की सांसें नहीं रुक गई वो नहीं रुकी और इस चीज को वो फिर से एंजॉय कर रही थी। और उसी बीच में जो उसके कपड़े थे वो भी भीग गए थे, क्योंकि विधि छटपटा रही होगी तो जिससे पानी उसके कपड़ों पर गिर गया। और ये सारा कांड करने के बाद वो स्टोरेज रूम से बाहर आती है, स्टोरेज रूम को लॉक करती है और फिर से मिरर के सामने जाकर खुद को निहारने लगती है और यही बोलती है कि हाँ, अब उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। उसके चेहरे पर ना कोई गम था ना कोई सिकंज, वो एकदम खुश थी। और वो ये सारी बातें पुलिस स्टेशन में खुद से ही कबूल कर रही थी। और अब जब उसने खुद से ही सारी गवाही दे दी थी तो पुलिस वाले उसको बंद कर देते हैं। लेकिन उसके परिवार वालों पर इसका क्या असर हुआ होगा, इससे पूनम को कोई मतलब नहीं था। अब पुलिस वाले उसे पूछते हैं कि तुम्हारे खानदान के अलावा बाहर भी तो लोग हैं, बाहर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत हैं। तो पूनम का जवाब यहाँ पर ये होता है कि नहीं, उसे बाहर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसा भी है उसे और उसके बेटे को ताने सिर्फ परिवार वाले ही दे रहे थे, बाहर वाले नहीं। वो ये बोलती है कि मुझे इस बात से जलन थी कि ये लोग इतने सुंदर कैसे हैं जबकि मेरा बेटा सुंदर नहीं है, और यही वजह थी कि मैंने उन सारे बच्चों को मार डाला। तो आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।